पिरामिड, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक विशाल रहस्यमयी तस्वीर बनती है ना? इंजीनियरिंग के ये चमत्कार हजारों सालों से हमें हैरान करते आए हैं, लेकिन कभी सोचा है कि बिना आज की टेक्नोलॉजी के ये विशाल स्मारक आखिर बने कैसे? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, 80 टन ये वजन है एक अकेले ग्रेनाइट पत्थर का, जो ग्रेट पिरामिड के अंदर राजा के चैम्बर की छत पर लगा है। अंदाजा लगाइए कितना हुआ? करीब करीब 12 हाथियों के बराबर एक पत्थर। तो सवाल ये उठता है कि बिना पहियों के, बिना लोहे के औजारों के एक प्राचीन सभ्यता ने ये कमाल कर कैसे दिखाया? यही वो सवाल है जिसने सदियों से सबको उलझा रखा है। तो चलिए आज पता लगाते हैं उन तरीकों और उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिरामिड कैसे बने ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इन्हें क्यों बनाया गया, और ये जो अनोखा शेप है इनका, ये आया कहां से? देखिए, पिरामिड सिर्फ बड़े बड़े मकबरे नहीं थे, इनका एक बहुत गहरा धार्मिक मतलब था। इन्हें नील नदी के पश्चिमी किनारे पर बनाया गया था, वो जगह जिसे प्राचीन मिस्र में मृतकों की दुनिया माना जाता था। और उनका ये जो आकार है ना, ये असल में एक तरह की सीढ़ी थी, एक प्रतीक जो फराओं की आत्मा को सीधा स्वर्ग में देवताओं के पास पहुंचाती थी। और हाँ, ये रातों रात नहीं हो गया। मिस्र के लोगों ने सदियों तक एक्सपेरिमेंट किए, अपनी तकनीक को सुधारा। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये उनकी पूरी यात्रा है, एक साधारण से मस्तबा मकबरे से शुरू होकर गीजा के शानदार परफेक्ट पिरामिड तक पहुंचना। ये उनकी जबरदस्त तरक्की की कहानी है। तो ठीक है, क्यों का जवाब तो मिल गया। अब आते हैं कैसे पर, मतलब लाखों की तादाद में पत्थर के ब्लॉक, इन्हें खदानों से निकाला कैसे गया और फिर ढोया कैसे गया। चलिए अब उनकी इंजीनियरिंग की कुछ चुनौतियों और उनके हैरान कर देने वाले आसान समाधानों को देखते हैं। उनकी कारीगरी सच में कमाल की थी। सोचिए, उनके पास लोहे के औजार तक नहीं थे, तो उन्होंने जो कुछ भी मौजूद था उसी का इस्तेमाल किया। नर्म चूना पत्थर को काटने के लिए तो तांबे की छेनियां काम आ जाती थीं, लेकिन जो सख्त ग्रेनाइट पत्थर थे उनके लिए उन्हें घंटों तक लगातार दूसरे सख्त पत्थरों से तोड़ना पड़ता था और फिर रेत की मदद से घिस-घिस कर काटना पड़ता था। कितना सब्र और मेहनत का काम रहा होगा। और हमें ये पता कैसे चला? इसका एक बड़ा सबूत मिला है इस डायरी से। ये है मेरेर की डायरी, दुनिया का सबसे पुराना पेपायरस जो आज तक मिला है। ये कोई 2013 में मिली थी और करीब 4500 साल पुरानी है। ये एक तरह की लॉग बुक है और ये पहला सीधा सबूत है जो बताता है कि कैसे दूर की खदानों से पत्थरों को नावों पर लादकर पानी के रास्ते पिरामिड तक लाया जाता था। अच्छा, नावों से तो ले आए, पर रेगिस्तान की रेत पर इतने भारी भारी पत्थरों को कैसे खिसकाया? इसका जवाब इतना आसान है कि यकीन नहीं होता। जवाब था पानी। हाँ, पानी। वो लकड़ी की स्लेज के आगे की रेत पर पानी डालते जाते थे। इससे क्या होता था? घर्षण यानी फ्रिक्शन 50% तक कम हो जाता था। कितना सरल लेकिन कितना असरदार तरीका, जो आज भी फिजिक्स के नियमों पर एकदम खरा उतरता है। पत्थर आ गए, जगह पर पहुंच गए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी पहेली। इन कई टन भारी पत्थरों को सैकड़ों फुट ऊपर हवा में कैसे उठाया गया? सबसे पहली थियरी जो दिमाग में आती है वो है रैंप। पर यहीं असली समस्या शुरू होती है। सोचकर देखिए, एक 480 फुट ऊंचे पिरामिड के लिए सीधा रैंप बनाने में पिरामिड से भी ज्यादा पत्थर लग जाएंगे, और वो रैंप 1 मील से भी ज्यादा लंबा होगा। ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि रैंप का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, निचले लेवल्स के लिए जरूर हुआ होगा, लेकिन रैंप अकेला जवाब नहीं हो सकता। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि रैंप के साथ साथ एक और बहुत ही सरल तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, और वो तकनीक थी लीवर। बिल्कुल सही। इसका जिक्र बहुत पहले यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने भी किया था, और आज जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि ये तरीका तो कमाल का असरदार है। बस कुछ लकड़ी के लट्ठों को लीवर की तरह इस्तेमाल करके मजदूरों की छोटी छोटी टीमें भी एक भारी पत्थर को बड़े आराम से एक लेवल ऊपर उठा सकती थीं। शायद यही वो तरीका था जिससे पिरामिड के ऊपरी हिस्से बनाए गए। तो हमने इंजीनियरिंग की बात कर ली, अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिनके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं था, और साथ ही सबसे बड़े मिथक को भी तोड़ते हैं कि इन पिरामिडों को असल में बनाया किसने। अक्सर फिल्मों में, कहानियों में हमने यही देखा और सुना है कि पिरामिडों को हजारों गुलामों ने बनाया था।
वैसे ये आइडिया आया था हेरोडोटस जैसे पुराने यूनानी इतिहासकारों से, पर वो पिरामिड बनने के सैकड़ों साल बाद लिख रहे थे, तो शायद उन्हें असली कहानी पता ही नहीं थी। लेकिन आज आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व हमें एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। 1990 के दशक में पिरामिडों के पास ही मजदूरों के कब्रिस्तान मिले और उनसे पता चला कि ये लोग गुलाम तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि ये हुनरमंद कारीगर थे जिन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी, खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता था और मरने के बाद इज्जत से दफनाया भी जाता था। ये चार्ट देखिए, इससे बात और साफ हो जाती है। असल में पत्थर उठाने ढोने जैसे भारी काम करने वाले लोग तो बहुत कम थे। ज्यादातर लोग तो सपोर्ट टीम का हिस्सा थे, जैसे कि रसोइये, औजार बनाने वाले, बढ़ई और भी बहुत कुछ। ये एक तरह से एक पूरा शहर चलाने जैसा था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, पिरामिड को बनाना। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। गीजा के महान पिरामिड बनने के बाद क्या हुआ? क्या पिरामिड बनने बंद हो गए? और इनका असर दुनिया में कहां-कहां तक फैला? इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। मिस्र में हमेशा इतने बड़े-बड़े पत्थर के पिरामिड नहीं बने। बाद के राजाओं ने मिट्टी की ईंटों जैसी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो जाहिर है वक्त के साथ टिक नहीं पाई। लेकिन पिरामिड बनाने का जो आइडिया था ना, वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो सफर करते करते एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह पहुंच गया। और वो जगह थी रोम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रोम। वो शहर जो अपने कॉलिसियम के लिए मशहूर है, वहां भी एक पिरामिड मौजूद है। ये है रोम का पिरामिड ऑफ सेस्टियस। इसे उस जमाने में बनाया गया था जब रोम के लोगों पर मिस्र की हर चीज का जुनून सवार था। पर मजे की बात यह है कि ये गीजा के पिरामिड की कॉपी नहीं है। इसकी जो खड़ी ढलान है वो असल में कुश यानी आज के सूडान के पिरामिडों से मिलती जुलती है। मतलब प्रेरणा वहां से ली गई थी। और यहीं पर मैं एक सवाल हम सब के लिए छोड़ना चाहता हूं। जब हम इन हजारों साल पुरानी इमारतों को देखते हैं तो उनकी इंजीनियरिंग, उनकी मेहनत हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। तो सवाल यह है कि हम आज की सभ्यता अपने पीछे ऐसा क्या छोड़कर जाएंगे जो 4500 साल बाद भी मौजूद रहे। इस बारे में सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।